हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ भुगतान संतुलन कि रियल में भुगतान संतुलन से हमारा क्या तात्पर्य है। तो भुगतान संतुलन जो होता है वो किसी भी देश के जो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक जो है चिट्ठा होता है कि रियल में इस कंट्री ने पर्टिकुलर किसी देश बाहर से किसी देश को कितना भुगतान किया है और बाहर के देशों से इसको कितना भुगतान जो है वो मिला है। भुगतान संतुलन का तात्पर्य होता है कि किसी देश द्वारा अन्य देशों या जो पूरे विश्व के साथ उसने किस स्टाइल से कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं, तो उन विवरण जो जो ट्रांजैक्शंस ये करता है दूसरे देशों के साथ उसके लेन देनों का एक सुव्यवस्थित विवरण है। उनको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो ये देश के सीमाओं के बाहर किए जाने वाले भुगतान व प्राप्तियों का एक विवरण होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री ने बाहर से कितना जो है वो विदेशी मुद्रा प्राप्त की है और एक पर्टिकुलर कंट्री ने बाहर के देशों को कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया है। तो भुगतान और प्राप्तियां जो होती है वो फॉरेन करेंसी की होती है, विदेशी मुद्रा की होती है, और उनका जो लेखा जोखा जिस खाते में किया जाता है एटलीस्ट उसको हम भुगतान संतुलन खाते के नाम से जानते हैं। तो भुगतान संतुलन खाते में सामान्यतः जिन जिन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है उसमें सबसे पहला जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम एक्स जो है आयात और निर्यात वस्तुओं का, आयात और निर्यात सेवाओं का। अब इसमें होता है कि आयात और निर्यात जो हमने लिया है वस्तुओं का, तो वस्तुओं का जो आयात और निर्यात कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा दृश्य व्यापार। वस्तुओं के आयात निर्यात को हम दृश्य व्यापार कहते हैं। दृश्य व्यापार इसलिए कहते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को देखा जा सकता है। दूसरा आता है सेवाओं का भुगतान, कि सबसे पहले वस्तुओं को लिया उसके बाद लिया सेवाओं का। तो सेवाओं को जो है वो हम इनविजिबल या अदृश्य ट्रेड के नाम से जानते हैं। सेवाओं का जो व्यापार होगा कि एक देश ने सबसे पहले मैंने आपको कहा कि भुगतान संतुलन की मद है, एटलीस्ट जो भी आप ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली मद जो आएगी वो आएगी वस्तुओं का व्यापार। वस्तुओं का आपने कितना लेन देन किया, कितनी जो है आपके सेवाओं की इनकमिंग हुई और वस्तुओं की इनकमिंग हुई, और कितना उत्पादन आपका यहाँ से बाहर गया और कितना उत्पादन आपके यहाँ आया। तो इसमें ओनली कमोडिटीज़ लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं जो फिज़िकल फॉर्म में अवेलेबल हो और जिनके स्वरूप को आप चेक कर सकते हो, एटलीस्ट वो जो होगी वो इसमें होगी। और सेवाएँ जो होती है वो कहलाती है अदृश्य व्यापार। अदृश्य व्यापार इसलिए कि सेवाएं दिखती ही नहीं हैं कि हमने किसकी सेवाएं ली और किसकी सेवाएं दी। तो सेवाओं और वस्तुओं के भुगतान को लिया जाता है और उसके बाद अदृश्य हस्तांतरण भुगतान जो है वो हम इसमें लेते हैं। तो हस्तांतरण भुगतान जो होता है वो एक ऐसा भुगतान होता है जिसके बदले में हमें किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक जो है कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये वन साइडेड भी, ये ऑलमोस्ट वन साइडेड होता है कि हमने किसी को दान दिया, किसी ने हमें दान दिया, कि हमने किसी को चंदा दिया, किसी ने हमें चंदा दिया। तो ये तो आ जाते हैं अपने करंट अकाउंट की एंट्री। अब आते हैं पूंजी खाते में भी कुछ जो है इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। तो चालू खाता और पूंजी खाता, इसको दो भागों में हमने बांट दिया है। चालू खाते में पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों को लिया जाता है और पूंजी खाते में जो है वो अलग अलग मदों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इन चालू खाता और पूंजी खाता, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को जो है वो भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। कि चालू खाते में जो हम लेंगे वो लेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफ़र पेमेंट, की जो भी था कि कितना दिया कितना लिया। चालू खाते में मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफ़र पेमेंट का अर्थ क्या होता है, वो ऐसे भुगतान, गिफ्ट जो है आपने दिए, किसी को ग्रांट दी, आपने किसी को क्या दिया, तो ये सब जो है वो हमारे चालू खाते में आएंगे। अब आता है कि पूंजी खाता। तो पूंजी खाते में हमने क्या क्या लिया। पूंजी खाता जो है वो हमारे भुगतान संतुलन का दूसरा आइटम है। इसमें हम लेंगे कि हमने बाहर के देशों से कितना उधार लिया है और बाहर के देशों को हमने कितना उधार दिया है और कितना हमारे यहाँ विदेशी विनियोग है। विदेशी विनियोग है, इन दो चीज़ों को जो है इसमें हम क्या जो है पूंजी खाते में लेते हैं। उधार जो होता है देते भी हैं और लेते भी हैं, दोनों काम करते हैं। विदेशी विनियोग जो होगा वो यहाँ से जाता भी है और यहाँ आता भी है। तो इन दोनों का जो विवरण किया जाएगा वो हम करेंगे हमारे पूंजी खाते के अंतर्गत, उसका विवरण किया जाएगा। अभी ऐतिहासिक भुगतान का जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों के कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं रहता है। अब आता है कि क्या पूंजी खाते भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, क्या हर कंडीशन में बैलेंस्ड में ही रहेगा। तो भुगतान संतुलन जो है वो ऑलवेज बैलेंस्ड में रहता है। बैलेंस्ड में किस लिए रहता है कि भुगतान संतुलन का लेखा एक स्टैंडर्ड बही खाता पद्धति पर आधारित होता है, जिसके अनुसार प्रत्येक सौदे की दोहरी प्रविष्टि होती है। इसमें हर जो भी सौदा होगा, विदेशी विनियोग आया,
आया तो आप उसकी जो है वो डबल एंट्री करोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से संबंधित प्रत्येक सौदे का जमा व देय दोनों ओर लिखा जाता है। किसी भी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आपने किया, तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आपने किया, इसका मतलब आपके पास जो है वो फॉरेन करेंसी आई है। फॉरेन करेंसी आई है तो आप जमा में और देय में दोनों और उसको लिखोगे। तो दोहरी प्रविष्टि पर आधारित करने के कारण जो होता है भुगतान संतुलन रहता है। हमेशा जो है वो भुगतान संतुलित ही रहेगा, क्योंकि इसके लेखे को दोनों ओर लिखा जाता है संतुलन करने के लिए। तो सभी प्रविष्टियों को ठीक से भरने के लिए प्रत्येक सौदे की जमा व देय रकम हमेशा बराबर होती है। जितना देय होगा उतना ही इसमें जमा होगा। तो इससे अभिप्राय यह है कि किसी देश की कुल प्राप्तियां जो है आवश्यक रूप से उसके कुल भुगतान के बराबर होती है। तो ये किया जाएगा। अब आते हैं कि भुगतान संतुलन में जो है चालू खाता, वापस इसमें बताया गया कि भुगतान संतुलन का चालू खाता। तो चालू खाता में मैंने आपको बता दिया दृश्य मदे आएगी। दृश्य मदे का अर्थ होता है खाद्यान्न निर्मित वस्तुएं, ऐसी वस्तु, ये वस्तुओं का व्यापार लिया जाता है। दृश्य मदे में हम वस्तुओं के व्यापार को लेते हैं और अदृश्य मदों में जो है हम सेवाओं को लेते हैं। सेवाओं का मतलब होता है कि आपने ब्याज लिया, ब्याज का भुगतान, लाभांश, रॉयल्टी, ये हो गई आपकी। ऐसे प्रकार के भुगतान जो हो गए वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। एक और होता है इसके अंतर्गत, वो होता है आपका सबसे पहला वस्तु का व्यापार, फिर हो गया सेवा का व्यापार, उसके बाद हो गया उपहार या भेंट। ये तीनों जो होते हैं वो चालू खाते की मदें होती है और इन तीनों को जो है वो चालू खाते के अंतर्गत आयात निर्यात जो होता है वो दृश्य व्यापार जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें प्राप्तियों और भुगतानों के मध्य अंतर जो आएगा कि आपने कितना प्राप्त किया और आपने उसका कितना भुगतान किया, उन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा उसको ही हम पूंजी खाता जो है वो कहते हैं। तो ये जो प्राप्ति और भुगतान के बीच का जो अंतर होगा वो आपका व्यापार संतुलन कहलाया जाएगा। अब आता है आपका भुगतान संतुलन का पूंजी खाता। दूसरा जो था टॉपिक भुगतान संतुलन में पूंजी खाता आता है। तो पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को इसमें हम सम्मिलित करते हैं कि पूंजी का हस्तांतरण या लेन देन देश की अंतर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता की सेवाओं और परिसंपत्तियों और दायित्वों में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है कि हमने बाहर के लोगों से कितने पूंजी के हस्तांतरण किए हैं। अब पूंजी के जो हस्तांतरण है उसमें दो मतें शामिल होती है। सबसे पहला मैंने आपको बताया, या तो आप उधार के रूप में लोगे। उधार के रूप में अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया है, किसी विदेशी सरकार से लिया है, तो ये इस पूंजी खाते में होगी। अगर आपने आरबीआई या कमर्शियल बैंक से अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो आपके बीओपी अकाउंट में नहीं आती है। बीओपी अकाउंट में वही उधार आएगा जो आपने अंतर्राष्ट्रीय देशों, दूसरे देशों से जो लिया है, और वो इसमें आएगा। उसके बाद जो होता है इसमें होने वाले और इनकी स्वर्ण जमाओं में होने वाले परिवर्तन की आपके पास जो जितने भी जो फॉरेन रिजर्व के जो पेमेंट है एटलीस्ट उसमें कोई चेंजेस हो गया है तो भी उसमें आएगा। किसी एनआरआईज ने कोई डिपॉजिट कराई है तो भी इसी में आएगा। बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट जो होगी वो भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी कि किसी बैंक ने कहीं से कुछ लिया है। तो पूंजी खाते में सामान्यतः उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा चालू खाते में जो है वो भुगतान संभव होते हैं। पूंजी खाते में केवल मात्र वही मदें ली जाएगी जिनको, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा, चालू खाते में जो है वो सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसमें पूंजी खाते में जो लिया जाएगा वो स्वर्ण का हस्तांतरण होगा कि हमारे यहाँ गोल्ड कितना गया और गोल्ड का कितना जो है वापस आया। निजी खाते का भुगतान शेष की गवर्नमेंट का खुद का जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसका बैलेंस क्या बता रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कितना हमने भुगतान सरकारी खाते में डाला गया है कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को कितना दिया है। तो सभी भुगतान और प्राप्तियां वापस समान रहती है, इसलिए संतुलन सदैव विद्यमान रहेगा। वही हो गया कि देश की सब जमा मिल करके उसकी देय के बराबर होनी चाहिए, तो वो भुगतान जो है हमेशा संतुलन में रहेगा। अब जो है धनात्मक, ऋणात्मक और ये चिन्ह एक दूसरे को बराबर कर करके इनके प्रभाव को वापस शून्य कर देते हैं। अब भुगतान संतुलन में घाटा, कि भुगतान संतुलन में घाटा या अतिरेक दो प्रकार का हो सकता है। घाटा या अतिरेक का कोई मतलब ये नया नहीं है, ये सब लोग पहले से ही जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो भुगतान संतुलन में घाटा या अतिरेक हेतु भुगतान संतुलन के जो हमारे खाते का वर्गीकरण होता है उसको हम पहले ध्यान से देख लेंगे कि भुगतान संतुलन में किन किन चीज़ों को लिया जाता है और किसके कम होने से क्या होगा और किसके होगा। सबसे पहली बात, अगर हमारे आयात अधिक है निर्यात से,
अगर आपका इंपोर्ट अधिक है, आपके एक्सपोर्ट से, तो सबसे पहले ऋणात्मक होगा। ये बात तो सबसे पहले कॉमन है। उसके बाद चालू खाते के अतिरेक का घाटा वाणिज्य सेवाओं के निर्यात एवं आयातों के अंतर के योग के द्वारा मापा जाएगा। दूसरा बात है, जो चालू खाता मैंने आपको बताया, तो उसके अतिरेक का घाटा, उसमें भी अगर चालू खाते में किसी प्रकार का कोई भी घाटा है, चालू खाते का घाटे का मतलब क्या हो गया, वस्तुओं का जो होता है व्यापार, सेवाओं का जो व्यापार और हस्तांतरण भुगतान, इनमें अगर किसी प्रकार का कोई घाटा है, घाटा वाणिज्यिक एवं सेवाओं के निर्यात व आयात की प्राप्तियों भुगतानों के अंतर द्वारा मापा जाएगा। तो चालू खाते का घाटा आपको ये बता देगा कि आपने कितने जो है वो भुगतान किए, कितनी आपको प्राप्तियां हुई। और एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब वही हो गया कि आपने कितना जो है वो, एक पक्षीय हस्तांतरण में मैंने आपको बताया कि आपने कितनी डोनेशन दी, कितना चंदा दिया और आपने कितने गिफ्ट दिए, कितने अनुदान दिए, उन सबको हम एक पक्षीय में लेते हैं। तो ये एक पक्षीय हस्तांतरण भी बता देगा, ये चाहे आपने सरकारी सेक्टर में दिया हो, चाहे गवर्नमेंट में दिया हो, हमारी गवर्नमेंट ने, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। और उसके बाद इसमें आएगा राष्ट्र के दीर्घकालीन विदेशी विनियोग, कि रियल में विदेशी विनियोग की क्या कंडीशन है, कि हमने बाहर के देशों की एमएनसीज़ में कितना इन्वेस्ट किया और बाहर के देशों ने हमारी कंट्री की एमएनसीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये जो विदेशी विनियोग है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और पोर्टफोलियो भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब तो ये होता है कि उन्होंने इसमें डायरेक्ट जो है, प्रत्यक्ष अगर किसी देश ने कहीं कोई भुगतान किया है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो जो अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो उसका मतलब उसको ओनरशिप मिल गई, उसका स्वामित्व हो गया उस यूनिट पर। अगर बाहर के किसी गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो उस सरकारी उपक्रम का क्या हो जाएगी, स्वामित्व हो जाएगी, उसको ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाएगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में केवल मात्र उसने हमारे उपक्रम के अंश और जो बॉन्ड है या प्रतिभूतियां हैं वो केवल मात्र परचेज करिए। तो दीर्घकालीन विदेशी विनियोग एक अलग टर्म होती है, ये होती है आपके इससे पूंजी खाते से संबंधित, और इसमें प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो दोनों विनिवेश को सम्मिलित किया गया। प्रत्यक्ष विनियोग से हमारा तात्पर्य यह होता है कि किसी ने हमारे देश के उद्योगों की ऑनरशिप को ले लिया है, जैसे वॉलमार्ट स्टोर इन इंडिया ऑनरशिप ले ली और उन्होंने अंश में स्वामित्व ले लिया। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उनका पर्पस केवल मात्र इन्वेस्टमेंट का है, उनको केवल मात्र डिविडेंड से मतलब है, उन्होंने शेयर या बॉन्ड लिए हमारी किसी कंपनी के, तो ये आते हैं। तो संतुलनकारी मत के अधीन अल्पकालीन सरकारी पूंजी जो है, एटलीस्ट जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की क्रेडिट है, एटलीस्ट उसको भी इसके अंतर्गत लिए रहते हैं कि सरकार ने कहीं जो है बहुत कम समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई पूंजी का लेन देन किया गया है तो वो भी इसमें आएगा। अल्पकालीन सरकारी पूंजी का मतलब ये होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है वो कैपिटल ली है, तो ये उसके अंतर्गत आएगी। वह स्वर्ण व अन्य अंतर्राष्ट्रीय कोषों की गतियाँ, और अगर हमने गोल्ड के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स किया है, गोल्ड लिया है या गोल्ड दिया, तो वो भी इसमें आएगा। यदि सरकार अल्पकालीन पूंजी व स्वर्ण व कोषों का कोई प्रभाव नहीं होगा, बाय द वे अगर किसी देश में इनका कोई प्रभाव नहीं होगा तो इन मदों का योग भी क्या होगा, शून्य होगा। कि सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने कहीं से कोई भी ये लोन नहीं लिए और किसी प्रकार गोल्ड का कोई नहीं किया, तो ये मदें जो होगी वो शून्य होगी। तो अब ये तभी संभव होगा जब कुल देय और जमा एक दूसरे के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि भुगतान संतुलन बराबर था, वरना ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक हुआ तो अतिरेक को शो करेगा और अगर ये ऋणात्मक हुआ तो घाटे की स्थिति को बताएगा। हस्तांतरणों की प्रवृत्ति को स्वायत्तता समायोजक के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। अब सपोज करो कि हमने कोई हस्तांतरण दिया, तो हस्तांतरण को कभी कभी स्वायत्त माना जा सकता है और उसका एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है। अब ये स्वायत्त कब होगा, जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट हमने किए, दान दिया, चंदा दिया, अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो ये हस्तांतरण जो होगा वो वाणिज्य प्रेरणा या राजनीतिक विचार विमर्श के अनुसार किया गया, तो इन्हें स्वतंत्र रूप से भी सम्मिलित किया जा सकता है। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफ़र पेमेंट की एंट्री की जाए, गवर्नमेंट चाहे कि नहीं, किसी जैसे अभी कोरोना वायरस है, एक देश दूसरे देश को दे रहा है, तो इसकी एंट्री बीओपी में करना कोई कंपलसरी नहीं है कि हमने कितने को क्या दिया और कितने का क्या आया। ये ऑटोनॉमस हो सकता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। समायोजक हस्तांतरण वह है जो कुल स्वायत्त जमा
वह उसके अंतर को पूरा किया जाया हो। तो एडजस्टेबल, अब ऐसे कौन कौन से एडजस्टेबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि हस्तांतरण भुगतानों का कर सकते हैं एडजस्टमेंट, तो उनका करेंगे जो कुल जो है वो बिल्कुल फ्री हो, ऐसी डिपॉजिट और ऐसी इनकम भी फ्री हो, तो उन दोनों के अंतर को पूरा किया जा सकता है, जितना आया उतना जा सकता है। तो इस अंतराल को पाटने के लिए विदेशी विनिमय अधिकारों का द्वारा किए गए हस्तांतरण जो है इसके समायोजक की प्रवृत्ति हो सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी कंट्री का जो करंट अकाउंट होता है, एटलीस्ट उसमें क्या है, यहाँ पर आपके 2 प्रकार की एंट्री है, ये आपके माइनस और ये आपके प्लस को जो है वो शो कर रहा है। माइनस मीन्स होता है कि यहाँ से रिसोर्सेज गए हैं और प्लस मीन्स यहाँ रिसोर्सेज आए हैं। तो चालू खाते में हमने किस किस को लिया है कि हमारा मर्केंडाइज ट्रेड मीन्स जो विजिबल है वस्तुओं का है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने हमारी यूज़ की है, सेवाई हमने उनकी यूज़ की है। उसके बाद जो होता है अदर टूरिस्ट एक्सपेंडिचर, टूरिस्ट यहाँ से गए हैं और उन्होंने पैसा खर्च किया है, या यहाँ पर फॉरेनर्स आए हैं और वो यहाँ इनकम कर रहे हैं, तो ये सब एक्सपेंडिचर ये शो कर रहे हैं कि कितना यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज गया है और कितना यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज आया है। इस प्रकार इनकी एंट्री की जा सकती है। उसके बाद होता है ट्रांसफ़र पेमेंट, जो होता है वो होता है कि प्राइवेट सेक्टर का था, ये पर्टिकुलर कौन से सेक्टर्स का था। जो ट्रांसफ़र पेमेंट जो मैंने आपको बताया वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और निजी के भी हो सकते हैं, तो उनकी भी एंट्री करेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ हो, कि एसेट्स इंक्रीज़ हुई है या लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। फॉरेन एफडीआई जो थी वो पोर्टफोलियो थी या प्रत्यक्ष थी, उसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद संतुलनकारी मदें जो होगी उनको भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अगर कहीं से कोई लोन लिया है, गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस स्टाइल से हमारे इसमें आ जाएगा। तो भुगतान संतुलन जो होता है वो अतिरेक या घाटे दोनों को सूचित कर सकता है। अब ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग इसकी व्याख्या की है, अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें जो आती है इसके अंतर्गत। अब आता है भुगतान संतुलन में ऐसा में कि रियल में जो है वो दोनों में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो सकता है। तो कुल प्राप्तियां कुल देयों के मध्य जो है कोई अनिवार्य संतुलन या विश्लेषण का महत्व, इसका अर्थ ये होता है कि इनके बीच अगर कोई अंतर होगा तो हम कहेंगे कि यह डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। और डिसइक्विलिब्रियम में मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक्सपोर्ट और आपके इंपोर्ट के बीच अगर ये हाईएस्ट होते हैं तो घाटा होगा, और अगर ये हाईएस्ट होते हैं तो सरप्लस का जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। अब आता है भुगतान संतुलन में समायोजन की रियल में भुगतान संतुलन में किस स्टाइल से समायोजन कर सकते हैं। अब आप जानते हो कि डिसइक्विलिब्रियम हो गया या ज़्यादा या कम हो गया, तो इसको समायोजन करने के लिए क्या होता है कि अलग अलग होता है। परंपरागत तरीका तो ये कहता है कि सबसे पहले कीमत समता प्रभाव ले लो, कि भाई प्राइस को जो है वो चेंज कर करके देख लो। कोई कह रहा है कि एक्सचेंज रेट को चेंजेस कर करके देख लो, तो इनसे जो है वो हो सकता है। कोई कह रहा है कि गोल्ड का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लो, तो इससे इसको जो है वो जो है किया जा सकता है बैलेंस। तो अलग अलग ओपिनियन है, इसको अलग अलग तरीके से करने के लिए जो लोग घाटा अनुभव कर रहे हैं वो स्वर्ण का जो प्रवाह है एटलीस्ट मौद्रिक पूर्ति को संकुचित कर सकते हैं, कीमतें गिर रही है या बढ़ रही है। इस तरीके से अलग अलग कंट्री द्वारा इसको अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया जाता है। बट रियल में जो ओपिनियन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें इसको अगर सही तरीका करना है तो सबसे पहले विनिमय दर जो है एटलीस्ट हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट को चेंज करके भी घाटा या संतुलन उसको दूर, अगर घाटा हो रहा है, हमारे यहाँ इंपोर्ट हमेशा हाईएस्ट रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा लोअर रहे हैं, तो हम हमारी एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकते हैं और एक्सचेंज रेट को थोड़ा हाई कर करके उस घाटे को दूर किया जा सकता है। या फिर हम हमारी करेंसी का अवमूल्यन कर सकते हैं। देखो अगर हमारे एक्सपोर्ट कम है तो डिवैल्यूएशन जो है एक बहुत अच्छा तरीका है। डिवैल्यूएशन में कंट्री की इंटरनल वैल्यू तो कम होती है, बट इससे क्या होता है हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होते हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर आ रही है और प्राइस लेवल बहुत कम है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हो सकता है हमारी कंट्री करेंसी की जो है वैल्यू गिरने के बाद हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो सकते हैं। अधिमूल्यन तब किया जाता है जब हमारे एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहे हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कंडीशंस बहुत आती है। तो अवमूल्यन जो है उससे तब कर सकते हैं जब आयातों की घरेलू व विदेशी मांग
मांग की लोच इकाई से अधिक हो। अब देखो, डिवेल्यूएशन वैसे कोई एक तरीका नहीं है कि उससे आप आपके एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो। ये तभी सही होगा जब किसी भी देश में आपके आयातों की जो मांग है, विदेशी मांग, आपके आयातों की जो घरेलू और विदेशी मांग है वो इकाई की लोच से अधिक हो। इट मीन्स इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 हो। इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 हो, तभी आप जो है वो डिवेल्यूएशन को अडेप्ट कर सकते हो। और ये तब संभव है जब आपकी पूर्ति जो है वो पूर्णतया लोचदार हो। दूसरी बात इसके लिए ये आता है कि सप्लाई जो है वो हो, कंटिन्यूस इंक्रीज़ होती जा रही हो इकोनॉमी में, तो ये चीज़ करना पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भुगतान संतुलन में समायोजन हेतु अवमूल्यन व लोच की दशाएं जो है उन दोनों की सार्थकता को देखोगे आप। अगर डिवेल्यूएशन को अडेप्ट कर रहे हो तो पहले इलास्टिसिटी को एक बार इवेल्युएट कर करके देख लो, वरना समस्या हो जाएगी। वास्तविक समस्या क्या है, हमारी आय के ऊपर व्यय की अधिकता है, तो हमें ऐसी पॉलिसी को चूज़ करना होगा कि आय के सापेक्ष में व्यय कम किए जाए, या फिर आप अपने एक्सपेंडिचर ही रिड्यूस कर लो। सेकंड मेथड ये है कि हम हमारे एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर लें। इट मीन्स हम इंपोर्ट को ही कम कर दें, एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इंपोर्ट कम कर दें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस करें, या उन कमोडिटी का कंजम्पशन ही नहीं करें जिनका हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो। तो इसके लिए हमें फिस्कल और जो मॉनेटरी पॉलिसी है एटलीस्ट उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, और इन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट तैयार करना पड़ेगा जिससे एक्सटर्नल लेवल पर इक्विलिब्रियम हो सको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इक्विलिब्रियम हो जाए, और विनिमय दर में भी स्थायित्व रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो एक्सचेंज रेट में भी। और इससे भी क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भी इसकी जो है आप परमिशन लेकर के इसको कर सकते हो और इसमें एडजस्टमेंट ला सकते हो। तो इसको विनिमय दर, इसको भुगतान संतुलन को संतुलित करने के बहुत से तरीके हैं। या तो हम हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर लें, या हम हमारे इंपोर्ट को डिक्रीज़ कर लें। इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी अगर हमने अडेप्ट कर लिया तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है वो हमारी कंट्री में हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि हम जो हमारा टोटल पेमेंट है एटलीस्ट कोशिश करें कि उतना ही पेमेंट हम एक्सटर्नल लेवल पर प्राप्त करने की कोशिश करें। तो विभिन्न जो विनिमय दर प्रणालियाँ हैं उनके द्वारा वैसे तो स्वतंत्र रूप से उच्चावचन जो होता है एटलीस्ट एडजस्ट हो जाता है, और विनिमय दर के अतिरिक्त भुगतान संतुलन कैसे किया जाएगा उसको हम देख सकते हैं कि भुगतान संतुलन को आप कैसे विनिमय दर के अनुसार कर सकते हो। तो भुगतान संतुलन का समायोजन कैसे कर सकते हैं कि पूंजीगत परिवर्तनों में जो परिवर्तन होते हैं, इसको मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ कि एक्सचेंज रेट की जो डिटर्मिनेशंस होती है, वो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन ये होता है कि हमने कितना पेमेंट आया और कितना हम पेमेंट बाहर से ला रहे हैं। बात वही हो गई, ये है हमारा सप्लाई और ये है हमारा फॉरेन करेंसी का डीडी वक्र। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डीडी इक्वल टू ये रहे, तो क्या रहेगा, सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितनी हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड है एटलीस्ट उतनी ही हम फॉरेन करेंसी की सप्लाई करते जाएं, हमारी कंट्री में सप्लाई होती जाए। तो इसका मतलब हमें उन सभी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए जिनसे हमारी करेंसी की डिमांड जो है वो क्रिएट हो। इट मीन्स टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आए तो हमारी कंट्री की डिमांड बढ़ेगी। एजुकेशन अच्छी होगी तो एजुकेशन लेने के लिए आएंगे, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी तो मेडिकल सर्विसेज जो है वो लेने के लिए आएंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिविडेंड के रूप में हमारे यहाँ इनकम होगी। तो ऐसे बहुत से एफर्ट्स को अडेप्ट करना चाहिए जिससे हमारी करेंसी की डिमांड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़े। और अब हम हमारी कंट्री की सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वही हो कि हमारी कंट्री की सप्लाई जब बढ़ेगी, जब हम एक्सपोर्ट को करें, बाहर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, लोगों को परचेज करना पड़ेगा। तो बहुत से तरीके होते हैं कि जिससे हम हमारी डिमांड और सप्लाई को इक्वल ले करके और इस स्टाइल्स के एफर्ट्स लगा करके और विनिमय दर में संतुलन लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर